नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार उत्पल क्लासेज में आज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है। और पॉलिटिकल साइंस में पीजीटी लेवल का आज हम लोग कुछ टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग धैर्य से, इत्मीनान से सुनेंगे, समझेंगे और इसके बारे में सोच समझ और विचार करके लाइक करेंगे। शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है राजनीतिक परंपराएं। आज के टॉपिक है राजनीतिक परंपराएं, जिसका इंग्लिश होता है पॉलिटिक्स ट्रेडिशंस। ध्यान से सुनेंगे। राजनीतिक परंपरा के अंतर्गत उदारवाद, अनुदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, बहुसांस्कृतिकवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये सभी शामिल है। फिर से सुनेंगे। राजनीतिक परंपराएं, राजनीतिक परंपरा के अंतर्गत कुछ चीज शामिल है। वह क्या शामिल है? ध्यान से सुनेंगे। पहला उदारवाद, इसके बाद अनुदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद और बहुसांस्कृतिकवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये सभी राजनीतिक परंपराएं हैं जिसका अध्ययन हम लोग बारीकी ढंग से करेंगे। और साथ ही जितना इस वाद के बारे में जो इस बोर्ड पर जिक्र किया गया है, हम लोग एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक इसका अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं लिबरलिज्म के बारे में, अर्थात उदारवाद के बारे में। उदारवाद क्या? क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में एक उदारता का एक परिचायक होती है और इसके बारे में समझेंगे। यह एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करके सामाजिक प्रगति को बढ़ाना चाहता है। उदारवाद का मतलब यह है, हम लोग का हर व्यक्ति का, हर नागरिक का एक ऐसा विचारधारा होता है, ऐसा एक तमन्नाएं होती है कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको अधिकतम से अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उसे सामाजिक प्रगति में बढ़ावा देने का पूरी प्रयास हम लोग करते हैं। कहा जाता है प्रत्येक नागरिक को जितनी स्वतंत्रता दी जाए उतना ही वह उस सामाजिक क्षेत्र में प्रगति करता है, उत्थान करता है। नेक्स्ट कड़ी की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। यह आपके पीजीटी अर्थात टीआरई, बीपीएससी टीआरई में, बीपीएससी टीआरई में ये क्वेश्चन एराइज हो चुका है। फिर से याद करेंगे। जॉन लॉक को क्या कहा जाता? उदारवाद का जनक कहा जाता। जॉन लॉक को क्या कहा जाता? उदारवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। सर्वप्रथम जॉन लॉक ने ही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना था। प्रश्न आएगा कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, ये जो प्राकृतिक अधिकार है, इस प्राकृतिक अधिकार को सर्वप्रथम मान्यता देने का श्रेय किस विचारक को जाता है? तो जवाब देंगे जॉन लॉक। क्या जवाब देंगे? जॉन लॉक। और जॉन लॉक को ही उदारवाद का जनक कहा जाता है। जॉन लॉक द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तक है द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। फिर से सुनेंगे। द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट रिटेन बाय जॉन लॉक। जॉन लॉक ने राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। राजा के दैवीय अधिकार को ये मानने के लिए नहीं तैयार थे, क्योंकि दैवीय अधिकार यानी दैवीय सिद्धांत में उसमें कहीं न कहीं अंधविश्वास छिपा होता था। अंधविश्वास में मनुष्य के सामने
और मनुष्य के जिंदगी में कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाया करती थी, जिसके एवज में, जिसके कंडीशन में जॉन लॉक ने इस अधिकार के यानी कि दैवीय अधिकार का विरोध किया, अर्थात खंडन किया। उनका कहना है कि समस्त नागरिकों को खुली स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जिससे वह स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है और सामाजिक दृष्टिकोण से वह प्रगति भी कर सकता। वहीं सेकेंड पॉइंट की ओर देखते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। प्रश्न आएगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। द वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप की नीति, अर्थात इंग्लिश में कभी कभी एग्जामिनेशन में हस्तक्षेप की नीति न देते हुए उसके स्थान पर लेसेज फेयर डाल दे, तो उस समय अपने आप में संशय में न रहते हुए विशेष रूप से सचेतन अवस्था में आते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे कि द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप की नीति लाया था, और हस्तक्षेप की नीति को ही हम लोग लेसेज फेयर का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने लेसेज फेयर का सिद्धांत तो दिया, साथ ही इंडिविजुअलिज्म का भी प्रबल समर्थन किया। किसका समर्थन किया? इंडिविजुअलिज्म अर्थात व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन किया। एडम स्मिथ अपने आप में एक दीर्घकालिक व्यक्ति के रूप में, विचारक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। एडम स्मिथ ने सरकार के 3 कार्य बताए। प्रश्न आएगा, सरकार के 3 कार्य कौन बताए? एडम स्मिथ बताए। एडम स्मिथ ने सरकार के 3 कार्य बताए। पहला, विदेशी आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए। किससे रक्षा करना चाहिए? विदेशी आक्रमणों से अपनी राष्ट्र की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व समस्त नागरिकों, समस्त सरकार को है। दूसरा, न्याय का परिवर्तन होना चाहिए। न्याय का परिवर्तन कहने का मतलब यह होता है समस्त नागरिकों के साथ समुचित रूप से न्याय का समावेशन करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है सार्वजनिक निर्माण का कार्य होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम लोग देखे होंगे सामुदायिक विकास भवन, शैक्षणिक संस्थान, मंदिर व मस्जिद इत्यादि, ये सारे के सारे सार्वजनिक निर्माण के कार्य हैं। फिर से सुनेंगे, एडम स्मिथ ने सरकार के 3 कार्य बताए थे। पहला, विदेशी आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करना। दूसरा, न्याय का परिवर्तन करना। तीसरा, सार्वजनिक निर्माण का कार्य करना। जेरेमी बेंथम उपयोगिता के प्रबल प्रवर्तक थे। वो कहा जाता है उपयोगितावाद के सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? जवाब देंगे जेरेमी बेंथम। कौन है? जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम के अनुसार सार्वजनिक नीति एक ही कसौटी है। सार्वजनिक नीति का एक ही कसौटी है, और उस कसौटी का नाम है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इंग्लिश में कहेंगे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। फिर से सुनेंगे, जेरेमी बेंथम का सार्वजनिक नीति को एक ही कसौटी में बांधा था, और उनका एक ही उद्देश्य था, एक ही सिद्धांत था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जेरेमी बेंथम के अनुसार उसी उपयोगितावाद के बारे में कहा गया। जेरेमी बेंथम के अनुसार जो बात सुख को बढ़ाती है और दुख को रोकती है,
या कम करती है उसे उपयोगिता कहा जाता है। जेरेमी बेंथम उपयोगिता के बारे में एक परिभाषा दिया है, जो बात सुख को बढ़ाती है, दुख को रोकती है या कम करती है उसे क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रमुख समर्थक थे। एक एक करके जानकारी लेंगे। पहला जॉन स्टुअर्ट मिल, दूसरा थॉमस हिल ग्रीन, तीसरा एलडी हॉब्स हाउस, चौथा हेरल्ड जोसेफ लॉस्की, पांचवा रॉबर्ट मैकाइवर। ये सारे विचारक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रबल समर्थक थे। एक बार और याद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पहला है जॉन स्टुअर्ट मिल, दूसरा थॉमस हिल ग्रीन, तीसरा एलडी हॉब्स हाउस, चौथा हेरल्ड जोसेफ लॉस्की, पांचवा रॉबर्ट मैकाइवर। ये सभी आपका कल्याणकारी राज्य के बारे में जो कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, यह सब का सब आपके पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कुछ कृति के बारे में जानकारी लेते हैं। अरविंद घोष की एक कुछ कृति है। पहला द लाइफ डिवाइन, उसके बाद एसेज ऑन द गीता, तीसरा सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, उसके बाद द सिंथेसिस ऑफ योग। अरविंद घोष अपने जीवंत कालखंड में इन्होंने कई कृति को कीर्तिमान स्थापित किया, जिसमें से प्रमुख के रूप में हम लोग पढ़ेंगे द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, सावित्री, द ह्यूमन साइकिल, द सिंथेसिस ऑफ योग। आज का क्लास एंड होता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।